प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज कार्ल मार्क्स की वर्ग संघर्ष की अवधारणा को बताऊंगा। वर्ग एवं वर्ग संघर्ष कार्ल मार्क्स का ऐसा सिद्धांत है जो न केवल राजनीति बल्कि समाजशास्त्रीय साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके आधार पर मार्क्स को संपूर्ण दुनिया का एक प्रबल विचारक एवं शोषितों का मसीहा बना दिया। तभी तो रेमंड एरन ने भी लिखा है कि मार्क्स का समाजशास्त्र वस्तुतः वर्ग संघर्ष का समाजशास्त्र है। मार्क्स लिखते हैं कि पूंजीपति और सर्वहारा प्रारंभ ही इस प्रसिद्ध उक्ति से किया जाता है कि अभी तक समस्त समाज इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है। मनुष्य और दास, पैट्रिशियन और प्लेबियन का सामंती प्रभु और भूदास, शिल्प संघ का उस्ताद कारीगर और मजदूर कारीगर, संक्षेप में उत्पादक और उत्पीड़ित बराबर एक दूसरे का विरोध करते आए हैं। वे कभी छिपे कभी प्रकट रूप से लगातार एक दूसरे से लड़ते रहे हैं। मार्क्स ने वर्ग की व्याख्या इस प्रकार की है कि वर्ग ऐसे लोगों का समूह है जिनके सामान्य हित एक से हैं। मार्क्स के समय इंग्लैंड में पूंजीपतियों के हाथों में सत्ता थी और सत्ता के बल पर यह वर्ग दलितों का शोषण करता था। मार्क्स ने पूंजीपति वर्ग को अत्याचार एवं श्रमिक वर्ग की दशा देखकर ही यह वर्ग संघर्ष की अवधारणा बनाई थी। मार्क्स ने कहा कि पूंजीवादी वर्ग का अंत करने के लिए सर्वहारा क्रांति होगी, जिसमें श्रमिक वर्ग की विजय होगी और समाजवाद की स्थापना होगी। इस काल में निर्धनों के शोषण का अंत होगा और समस्त जनता को समान अधिकार प्राप्त होंगे। मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हैं। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की वैसे तो अनेक विशेषताएं हैं, मगर उनमें से प्रमुखतः कुछ है। पहली है, इतिहास के प्रत्येक समाज में कुछ निश्चित वर्ग रहे हैं। मार्क्स के अनुसार आदिम समाज से लेकर वर्तमान समाज में कुछ निश्चित वर्ग रहे हैं। उन्होंने वर्ग व्यवस्थाओं का वर्णन निम्नलिखित तरह से किया है। आदिम सामुदायिक समाज में रहने वाले लोगों के बड़े बड़े समूह, गोत्र पर आधारित समुदाय एवं कबीले या छोटे छोटे समूह थे। वे अपने निवास क्षेत्र, संख्या और भाषा की दृष्टि से एक दूसरे से अलग होते थे। सामाजिक उत्पादन में एक स्थान की दृष्टि से इन वर्गों की विभिन्न सदस्यों में कोई खास अंतर नहीं हुआ करता था। प्रारंभ में श्रम विभाजन स्त्रियों और पुरुषों तथा विभिन्न उम्र के लोगों के बीच हुआ और बाद में जमीन में जोतने वाले, पशुओं का पालन करने वाले और शिकार पर जीवन यापन करने वाले कबीलों के बीच हुआ। इस आदिम समाज में उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व था, इसलिए किसी गोत्र या कबीले या छोटे छोटे समूह के सभी सदस्य बराबर थे। नंबर 2, समाज में सदैव ही विरोधी आर्थिक वर्गों का अस्तित्व रहा है। मार्क्स का कहना है कि संसार में सदैव आर्थिक वर्ग व्यवस्था बनी रही है। एक वर्ग वह है जिसके पास उत्पादन के साधनों का स्वामित्व है और दूसरा वर्ग वह है जो केवल शारीरिक श्रम करता है। पहला वर्ग सदैव ही दूसरे वर्ग का शोषण करता है। समाज में शोषित एवं शोषक
ये दो वर्ग सदा ही आपस में संघर्षरत रहे हैं और इनमें समझौता कभी भी संभव नहीं है। यह बात सत्य है कि वे एक दूसरे के साथ समझौता नहीं रख सकते। कारखानों के मालिक अधिकांश मात्रा में कार्य करवाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कारखानों के मालिक पूंजीपति और भी अधिक मात्रा में पूंजीपति बनते चले जा रहे हैं तथा मजदूर लोग और भी ज़्यादा मात्रा में गरीब बनते चले जा रहे हैं। नंबर 3, वर्ग संघर्ष का प्रमुख कारण व्यक्तिगत संघर्ष है। मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष का प्रमुख कारण व्यक्तिगत संपत्ति है। मार्क्स लिखते हैं कि व्यक्तिगत संपत्ति ही शोषण की जड़ है और इसके कारण ही मूल रूप से आर्थिक उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर समाज में दो वर्ग प्रमुख होते हैं। इनमें से एक वर्ग के हाथों आर्थिक उत्पादन के समस्त साधन केंद्रीकृत हो जाते हैं, जिसके बल पर शोषित और कमज़ोर वर्ग का शोषण करता आया है। इन वर्गों में समाज की अब तक की प्रत्येक व्यवस्था में निरंतर संघर्ष चलता रहा है। नंबर 4, वह वर्ग जो समाज की शोषक भौतिक शक्ति है, साथ ही समाज की शासक बौद्धिक शक्ति भी है। मार्क्स का विश्वास है कि उत्पादन के साधनों पर अधिकार करके शोषक वर्ग बलपूर्वक अपने सैद्धांतिक विचारों और जीवन प्रणाली को पूरे समाज पर थोपता है। मार्क्स के अनुसार वह वर्ग जो समाज की भौतिक शक्ति है, साथ ही समाज की शासक बौद्धिक शक्ति भी है। वह वर्ग जिसके भौतिक उत्पादन साधन होते हैं, मानसिक उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण करता है। इस प्रकार के नियंत्रण के लिए शोषक वर्ग बल का प्रयोग भरपूर करता है। उसके द्वारा समाज पर थोपे गए धर्म, दर्शन, राजनीति, अर्थशास्त्र और नैतिकता के विचार उसके इस नियंत्रण को मजबूत बनाए रखने के लिए नए उभरते शोषित वर्ग को बलपूर्वक दमन करना आवश्यक हो जाता है। इसलिए मार्क्स का कहना है कि शक्ति नवीन समाज को अपने गर्भ धारण करने वाले प्रत्येक पुराने समाज की ढाल है। नंबर 5, कोई भी सामाजिक व्यवस्था अजर अमर नहीं है, संपूर्ण प्रक्रिया द्वंद्वात्मक होती है। मार्क्स का कथन था कि सामाजिक विकास विभिन्न अवस्थाओं का अनुक्रम है। किसी भी समाज व्यवस्था अथवा ऐतिहासिक युग का मूल्यांकन परिस्थितियों, देश काल पर निर्भर करता है। कोई भी समाज व्यवस्था अजर अमर नहीं है। संपूर्ण प्रक्रिया द्वंद्वात्मक संघर्षमयी होती है। उत्पादन की नई विकासशील प्रक्रिया वाद तथा पुरानी प्रक्रिया संवाद के बीच जो आंतरिक संघर्ष होता है, वही इसकी प्रेरक शक्ति होती है। उत्पादन की नई विकासशील प्रक्रिया से पुरानी के स्थान पर नई पद्धति को अपनाना आवश्यक होता है। धीरे धीरे होने वाले परिणाम परिवर्तन में नज़र आने लगते हैं, जो गुणात्मक रूप में बदल जाते हैं। इसलिए विकास के नियम के अनुसार क्रांतिकारी परिवर्तन स्वाभाविक तथा आवश्यक हो जाते हैं। नंबर 6, मजदूर वर्ग ही समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। कल्पनावादी समाजवादी सर्वहारा वर्ग को असहाय और पीड़ित जनसमूह पर मानते थे। इसके विपरीत मार्क्स ने मजदूर वर्ग को एक ऐसी सामाजिक शक्ति के रूप में देखा जो सारे समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है। वैज्ञानिक कम्युनिज्म की पूरी इमारत की नींव सर्वहारा को ऐतिहासिक भूमिका के विचार की शिला पर रखी गई थी। लेनिन ने लिखा है कि मार्क्स के पूरे सिद्धांत में मुख्य यही बात है कि वह समाजवादी समाज के निर्माता के रूप में सर्वहारा वर्ग की ऐतिहासिक भूमिका को उभार कर सामने लाता है। इसी प्रतिभाशाली खोज के आधार पर समाजवाद का कल्पनावादी दृष्टिकोण बदलकर वैज्ञानिक बन गया। इतिहास में पहली बार उसे एक ठोस आधार मिला और उसका भविष्य उदयमान क्रांतिकारी वर्ग के साथ जुड़ गया।
मार्क्स ने यह सिद्ध कर दिखाया कि समाज में अपनी स्थिति विशेष के कारण सर्वहारा ही एक ऐसा वर्ग है जो क्रांतिकारी सिद्धांत और प्रगतिशील दर्शन का झंडा लेकर आगे चल सकता है और जिसे चलना चाहिए। मार्क्स के शब्दों में जिस प्रकार दर्शन शास्त्र को अपना भौतिक अस्त्र सर्वहारा के रूप में मिल जाता है, ठीक उसी प्रकार सर्वहारा वर्ग को दर्शन शास्त्र के रूप में अपने विचार संबंधी अस्त्र मिल जाते हैं। धन्यवाद।